ठीक है, ठीक। तब आइए नया टॉपिक शुरू कर ले। भारत में वर्षा के क्षेत्र, ठीक है, भारत में वर्षा के क्षेत्र, वर्षा के क्षेत्र किस आधार पर हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में वर्षा का जो वितरण है वो एक समान नहीं है ना। अगर आप सामान्य रूप से सोचते हैं तो क्या दिखाई देता है कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे हम तटों से आंतरिक क्षेत्र में जाते हैं वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। ये स्थिति है हमारे पास, और इसलिए चूंकि वर्षा की मात्रा हर जगह समान रूप से वितरित नहीं है, हम पूरे भारत के लिए जब औसत वार्षिक वर्षा की बात करते हैं ना, संपूर्ण भारत में औसत वार्षिक वर्षा, तो ये कितनी हम मापते हैं, ये मापते हैं 125 सेंटीमीटर, है ना। पूरे भारत में के लिए जो औसत वार्षिक वर्षा का मापन करते हैं वो लेते हैं 125 सेंटीमीटर का, लेकिन ये औसत लिया है हमने। इसका मतलब कुछ स्थान निश्चित रूप से ऐसे होंगे जहां पर इससे काफी ज्यादा वर्षा हो रही होगी, और कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां इससे कम वर्षा हो रही होगी। तो कुल मिलाकर हम जब भारत में वर्षा के क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं तो 4 प्रकार से क्षेत्रों को विभाजित करके देखते हैं। सो लिखे, भारत में वर्षा के वितरण में, भारत में वर्षा के वितरण में स्थानिक रूप से विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, स्थानिक रूप से विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। वर्षा के असमान वितरण के कारण वर्षा के असमान वितरण के कारण हम देश में 4 प्रकार के वर्षा के क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। देश में 4 प्रकार के वर्षा के क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। इनमें से पहला लिखेंगे उच्च वर्षा वाले क्षेत्र। लिखे जहां वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। जहां वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। अब इस विषय में थोड़ा सा हम देखें भारतीय मानचित्र पर कि हमारे पास कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा प्राप्त की जा रही है। निश्चित रूप से ये वो क्षेत्र होंगे जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश के लिए सबसे निकट होंगे, है ना। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले तो पश्चिम के तटीय मैदान और पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, है ना, इसके ऊपर जो वर्षा प्राप्त की जाएगी या इस मैदानी क्षेत्र में जो वर्षा प्राप्त की जाएगी वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो हमारे पास अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जो आइलैंड्स हैं, जो द्वीप है, ये द्वीप चूंकि निचले क्षेत्र है और संपर्क में आएंगे इन पवनों के, तो इसलिए इन द्वीपों पर भी जो वर्षा की प्राप्ति होगी वो भी क्या होगी, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है, जब ये आगे बढ़कर अराकान यूमा की पर्वतों से टकराकर इस तरह से कहां से प्रवेश कर जाती है, पश्चिम बंगाल से, और इधर चली आती है मेघालय के पठार पर, तो हमारे पास जो क्षेत्र मिलेंगे वो मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट के यानी उत्तर पूर्वी राज्यों के जो उप हिमालयी क्षेत्र हैं, यानी हिमालय के सबसे निकट वाले क्षेत्र हैं वहां, और मेघालय के इन पहाड़ियों पर जो कि गारो, खासी और जैंतिया के नाम से जाने जाते हैं, यहां पर हमारे पास ये सारे इलाके इस उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल किए जाएंगे। तो लिखे इन क्षेत्रों में पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, के साथ साथ, हाँ, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के साथ साथ उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियों, मेघालय की पहाड़ियों एवं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीपों को शामिल किया जाता है। विशेष रूप से खासी एवं जैंतिया पहाड़ियों, विशेष रूप से खासी एवं जैंतिया पहाड़ियों खासी एवं जैंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा की मात्रा 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक प्राप्त की जाती है। दूसरा लिखे मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच प्राप्त की जाती है। इन क्षेत्रों में गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा को शामिल करते हुए प्रायद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग,
ओडिशा को शामिल करते हुए प्रायद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगा के उत्तरी मैदानी क्षेत्र के उप हिमालयी भाग, उत्तरी मैदानी क्षेत्र के उप हिमालयी भाग तथा मणिपुर को शामिल किया जाता है। मणिपुर को शामिल किया जाता है। देखिए, जिन क्षेत्रों की हमने चर्चा की है, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले तो हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो है दक्षिणी गुजरात की। गुजरात का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें पहुंचती हैं वो थोड़ी देर से पहुंचती हैं। देर से मतलब ये है, आपको याद होगा कि सबसे पहले तो ये यहाँ पहुंच रही है मुंबई से नीचे के क्षेत्र में, फिर मुंबई से उत्तर में नर्मदा और तापी की घाटी से निकल गई, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते लगभग जुलाई आ जाता है ना। और इसलिए वो जो एक महीने का लगभग गैप आ गया, तो यहाँ पर जो वर्षा प्राप्त की जाएगी वो जुलाई से आगे के महीनों में प्राप्त की जाएगी, और इस वजह से इस क्षेत्र में जो वार्षिक वर्षा की मात्रा है वो कम हो जाती है। कहाँ? दक्षिणी गुजरात में। उसी तरीके से आपसे बात की कि आप पूर्वी तमिलनाडु का हिस्सा ये वाला है ना, तमिलनाडु के क्षेत्र में जो वर्षा प्राप्त होती है वो किससे होती है? वो शीतकालीन मानसून से प्राप्त होती है, जिसको हम उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है वो इसलिए कम है क्योंकि शीतकालीन मानसून में उस प्रकार की वर्षा नहीं होती जितनी ज्यादा वर्षा की मात्रा हम दक्षिण पश्चिम मानसून के ऋतु में प्राप्त करते हैं। ठीक है। और क्या हमने कहा, एक क्षेत्र आपने लास्ट में लिखा है मणिपुर। मणिपुर जो है वो यहाँ पर है, और आप देखिए यहाँ से जाने वाली जो पवनें हैं जो अराकान योमा से टकराकर इधर पहुंचकर ब्रह्मपुत्र की घाटी में प्रवेश कर जाती हैं, तो वो पवनें इधर अरुणाचल और उसके नीचे नागालैंड के क्षेत्रों में तो वर्षा कराती हैं, लेकिन थोड़ी कम वर्षा की मात्रा मणिपुर में हो जाती है ना, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा निचला क्षेत्र हो जाता है, तो वहां पर प्राप्त कर लिया। उसके बाद गंगा के मैदान के जो उत्तरी भाग हैं जो कि हिमालय से सटे हुए हैं, यानी हम बात कर रहे हैं नेपाल से सटे हुए भारतीय क्षेत्रों की, और उसमें भी हम बात कर रहे हैं कहाँ? बिहार और उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र की, जो कि नेपाल और भारत के तराई क्षेत्र कहे जाते हैं ना। तो इन तराई क्षेत्रों में भी 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त हो रही है। आपको याद होगा हम लोगों ने कहा था कि एक शाखा ये जो दक्षिण पूर्व से आ रही है इधर से, और एक शाखा जो यहाँ से जा रही है मध्यवर्ती भारत से होकर, दोनों शाखाएं मिलकर जो कलेक्टिव वाटर वेपर होता है, जो सम्मिलित जल वाष्प होता है, उससे इस क्षेत्र में वर्षा कराती है। तो इसलिए वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ प्राप्त की जा रही है। तो ये सारे क्षेत्र इसमें आ गए। इसके बाद लिखेंगे तीसरा, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। ये कौन से क्षेत्र होंगे? जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच प्राप्त की जाती है। 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच जहां वर्षा प्राप्त की जाती है वो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हुए। और देखिए वर्षा की मात्रा ये जो दिखाई जा रही है यहाँ पर, ये पर्याप्त नहीं होती, इसलिए जिस क्षेत्र में भी इतनी वर्षा प्राप्त की जाती है भारत के अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं, है ना, भारत के अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं।
अभी जितना इलाका हम लोगों ने ढूंढ निकाला उसके अलावा आप देखें जो बाकी के क्षेत्र बचेंगे, यानी इधर से आ जाए तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इन क्षेत्रों को शामिल कर सकते हैं। आप राजस्थान में आएंगे तो पश्चिमी राजस्थान के इलाके और अरावली के साथ साथ लगे हुए पूर्वी राजस्थान के इलाके को इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल की तरफ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल की तरफ के जो क्षेत्र होंगे, विशेष रूप से आप यहाँ पर कर्नाटक और महाराष्ट्र और तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करेंगे, उनको हम यहाँ पर शामिल करते हैं। ठीक है, तो लिखे इन क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग, एवं दक्कन के पठारी क्षेत्र को शामिल करते हैं। दक्कन के पठारी क्षेत्र को शामिल करते हैं। ये दक्कन का पठार कहां कहां, तो हमने कहा कि ज्यादातर पार्ट तो महाराष्ट्र में है, उसके बाद कर्नाटक में है, और कुछ क्षेत्र जो है वो इसका तमिलनाडु में भी आ जाता है। तो दक्कन का पठारी क्षेत्र चूंकि पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित है ना, ये वाला भाग दक्कन का पठार कहा जा रहा है, और दक्कन का पठार पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर नीचे उतरने वाली जो पवने हैं वो वर्षा नहीं करा पाती ज्यादा, और इस वजह से इस क्षेत्र में काफी कम वर्षा प्राप्त हो रही है। लेकिन इन तीन के अलावा अभी देखिए उच्च, मध्यम और निम्न हो गए, तो अब चौथा क्या हो सकता है, क्योंकि हमने 4 की बात की, तो चौथा जो होगा वो होगा अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम प्राप्त की जाती है। इन क्षेत्रों में प्रायद्वीप के कुछ भाग, विशेष रूप से तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कुछ भागों के साथ साथ, तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कुछ भागों के साथ साथ लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर भाग को शामिल किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर भाग को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए अपर्याप्त वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, यहां पर वर्षा की मात्रा में कमी क्यों है, इसके 2 कारण आप बता सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होगा कि यहां पर जो मॉनसून की पवनें हैं वो पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प लेकर नहीं पहुंच पाती। तो राजस्थान में जितने ज्यादा आप पश्चिम में चले जाएंगे, है ना, वो
पूरा पार्ट जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा, हमने तो वैसे लिखा है इसमें 50 सेंटीमीटर, लेकिन अगर सिर्फ आप इसको डिफाइन करेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर से भी कम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है ना। तो इसलिए इस क्षेत्र को शामिल कर लिया। इसके अलावा आपने कहा कि लद्दाख के क्षेत्र को, अगर हम भारत के इस थार मरुस्थल को भारत का गर्म मरुस्थल कहते हैं, तो उसी तरीके से लद्दाख का जो क्षेत्र है वो भारत का शीत मरुस्थल, और लद्दाख का क्षेत्र हिमालय के उस भाग में आता है जहां पर ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय का क्षेत्र है। तो जो मानसून की पवनें जाएंगी वो मुख्य रूप से कहां वर्षा कराएंगे? हिमालय के दक्षिणी भाग में कराएंगे, उत्तर में तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये क्षेत्र भी लगभग वर्षण विहीन भी आप कह सकते हैं, है ना। अगर कुछ वर्षण हुआ भी तो वो स्नोफॉल यानी हिमपात के रूप में होगा, है ना। अब इसके अलावा जो 3 क्षेत्र और आपने लिखे, कौन कौन से, जो कि इस वाले भाग में आएंगे? तेलंगाना का क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 में, और इसके अलावा अगर आप बात करें तो आप महाराष्ट्र के इस दक्षिण पूर्वी कोने वाले क्षेत्र की बात कर सकते हैं जो तेलंगाना से लगता है, और ठीक उसी के नीचे एक त्रिकोणीय स्थिति बनाते हुए आप कर्नाटक के क्षेत्र को भी ले सकते हैं। तो कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र का ये जो क्षेत्र है ये काफी सूखाग्रसित क्षेत्र माना जाता है। आपने महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र का नाम सुन रखा होगा। आंध्र प्रदेश जब बटा नहीं था तो हम बार बार बात करते थे कि आंध्र प्रदेश का तेलंगाना रीजन सूखाग्रसित रहता है, और इन दोनों से सटे हुए जो कर्नाटक के क्षेत्र है वो भी सूखाग्रसित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा अत्यंत कम प्राप्त की जाती है, अपर्याप्त है। इसलिए वहां के किसान, देखिए आप हर बार न्यूज में आता है तो इन क्षेत्रों को विशेष रूप से उल्लेखित किया जाता है कि यहाँ के किसान जो है वो ज्यादातर आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि हर बार उम्मीद से कम ही वर्षा प्राप्त हो रही है और ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं नहीं है यहाँ पर जिसकी वजह से क्या हो सके, वो अच्छी खेती कर पाए। तो जो कर्ज में दबे हुए किसान है उनको मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ रही, इस तरह की चीजें आती है। खैर, हमारे लिए क्षेत्र इंपॉर्टेंट थे तो ये 4 क्षेत्र आपको बताए हैं। इनमें आपको ध्यान इसलिए भी रखना है क्षेत्रों को क्योंकि आगे का जो चैप्टर आएगा जिसमें हम प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करेंगे, तो वहां पर इन क्षेत्रों को समझ पाने के साथ साथ हम वनस्पतियां कैसी वहां पाई जाएंगी, है ना, वो हम आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है।